don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों। आज के नए सेशन में हम लोग पढ़ेंगे 3D गोला स्फीयर। तो कल मैंने आपको जो सेशन लिया था उस सेशन में मैंने आपको प्लेन और लाइन से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजें बताई थी। आज हम देख रहे हैं 3D स्फीयर। मैं आपको अपनी पिछली क्लासेस में सर्कल समझा के आया था। तो सर्कल में हमने देखा था एक 2D फिगर होता है सर्कल, और हमारा ये जो स्फीयर है वो एक 3D फिगर होगा। मतलब इसमें ऊंचाई या गहराई आप जो भी समझना चाहें वो समझ सकते हैं। डेफिनेशन आपको याद हो, हमने सर्कल की डेफिनेशन लिखी थी कि कोई पॉइंट है जो किसी फिक्स पॉइंट से मूव करता है इस तरह से कि उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहता है, दैट इज आर। ये आर था, इसे हम सर्कल कहते थे। सेम यही डेफिनेशन हमारी जो है स्फीयर में काम करेगी, लेकिन अब हमारा जो पॉइंट होगा, जो पॉइंट मूव कर रहा होगा, वो पॉइंट होगा अंतरिक्ष में, स्पेस में। तो हम कहेंगे कि हमारा वो पॉइंट स्पेस में है या अंतरिक्ष में है। अंतरिक्ष में है या समष्टि। समष्टि मतलब वही कि कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में वो पॉइंट रखा हुआ है। सो अगर आपका कोई एक पॉइंट अंतरिक्ष में इस प्रकार से घूमे कि उसकी एक फिक्स बिंदु, जैसे हमने अभी इस समय ले लिया है ए, बी और सी, इससे जो दूरी है, ये जो पॉइंट आपका घूम रहा है एक्स वाई और जेड, इससे ये दूरी हमेशा नियत बनी रहे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक फिक्स पॉइंट, द लोकस ऑफ अ पॉइंट फिक्स, द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that the distance from a fixed point always remain constant। कोई बिंदु इस प्रकार गति करे कि उसकी एक निश्चित फिक्स बिंदु से दूरी सदैव निश्चित बनी रहे। तो उस बिंदु को, यदि वो अंतरिक्ष में घूम रहा है, स्पेस में घूम रहा है, तो इस बिंदु के बिंदु पथ को हम गोला या स्फीयर कहते हैं। और अगर यही बिंदु समतल में होता, किसी समतल में होता, समतल मतलब जैसे आप बैठे हुए हैं किसी समतल में, बोर्ड लगा हुआ है किसी समतल में, तब ये बनता है वृत्त, सर्कल। और अगर यही बिंदु अंतरिक्ष में है ना, स्पेस में है, तब ये बनता है आपका गोला। गोला मतलब स्फीयर। स्फीयर मतलब जैसे आपकी फुटबॉल, ये है हमारी स्फीयर। और सर्कल मतलब जैसे रिंग। तो ये दो अलग अलग आपके मैंने एग्जांपल बताए कि सर्कल और इनके स्फीयर के एग्जांपल क्या क्या होंगे। अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चले तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, वाई माइनस बी होल स्क्वायर एंड जेड माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दिया मैंने, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। तो ये सब बराबर होगा कुल दूरी आर के। तो यहां से अंडर रूट हटा के मैंने आर स्क्वायर कर दिया। इसे हम कहते हैं, ये हमारे गोले का स्टैंडर्ड, ये हमारे गोले की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अर्थात ये हमारे गोले का मानक समीकरण है, जिसमें इस समय जो इसके केंद्र हैं, केंद्र मतलब सेंटर, तो इसके जो सेंटर है वो है हमारे पास ए बी सी, ए बी और सी। और हमारी जो रेडियस है, त्रिज्या, रेडियस, वो है हमारे लिए आर। तो ये बिल्कुल सर्कल की तरह ही है, हमने जो सर्कल पढ़ा था बिल्कुल उसी की तरह हम काम करा रहे हैं इससे भी। अब देखो इसमें क्या कंडीशन बनेगी आपके पास कि सेंटर हमें दिए जाएंगे, त्रिज्या हमें दी जाएगी, केंद्र दिए जाएंगे, हमें समीकरण निकालने होंगे। आइए इसे और समझते हैं अगली स्लाइड। तो देखिए अभी हमने समझा कि सेंटर जो है इस वाली इक्वेशन की, जिसे हम गोले की इक्वेशन कहते हैं, स्फीयर का समीकरण, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमारे गोले का समीकरण है। अब अगर इसमें सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र, अगर इसके केंद्र हम जीरो 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 कर दें, मतलब मूल बिंदु इसके केंद्र हो जाए, तो देखिए हमारा गोला कुछ इस तरह का होगा। ये एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी जेड एक्सिस। यहाँ कहीं हमारा इस तरह का स्फीयर बनेगा कि इसका जो सेंटर है वो जीरो 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 हो जाएगा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी फुटबॉल को या किसी नींबू को आपने जो है वो एक्सिस के बीच में फंसा रखा है। तो हमारा जो समीकरण होगा वो कुछ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे हम कहते हैं गोले का समीकरण जिसका कि केंद्र मूल बिंदु है। तो इसका जो सेंटर है वो है 0 0 और 0, मतलब ओरिजिन, इसका केंद्र ओरिजिन, और जो त्रिज्या है वो आर है। तो अभी तक हमने दो समीकरण लिख लीजिए अपने, है ना। अब हम इन समीकरणों को अगर खोल देते हैं, जैसे ये पहला वाला जो समीकरण था जिसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं, इसे अगर हम खोल दें तो हमें मिलेगा यहाँ से, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2zc एंड माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें, यहाँ दो तीन चीजें आप समझने लायक हैं। आप इनको अगर समझें तो देखें, आप पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये माइनस और ये माइनस और ये बी, ये माइनस और ये सी। तो हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं, यहाँ हम माइनस ए को रिप्लेस कर रहे हैं यू से, माइनस बी को रिप्लेस करेंगे हम वी से, और माइनस सी को रिप्लेस करेंगे हम डब्ल्यू से। इसी तरह यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ये हमारे पास बी स्क्वायर है, ये हमारे पास सी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनको भी हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ये माइनस आर स्क्वायर, इसको कलेक्टिवली हम लोग रिप्लेस करेंगे सी से। तो देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, सी चूंकि मैं यूज कर चुका हूं तो मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूं यहाँ डी से। तो अब इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये वाला, फिर ये वाई स्क्वायर, फिर ये जेड स्क्वायर। अब देखिए मैं माइनस ए को लिख रहा हूं यू, तो ये लिखा जाएगा 2ux, इसी तरह से 2vy, इसी तरह से 2wz। तो मैंने रिप्लेस कर दिया सी को, वी को और इन सभी को, और ए स्क्वायर को भी रिप्लेस कर रहा हूँ। ए स्क्वायर रिप्लेस किया जाएगा हमारा, ये जो ए स्क्वायर हमें दिख रहा है, ये ए स्क्वायर रिप्लेस किया जाएगा किससे, यू से। इसी तरह ये वी, वी से, और ये सी, इससे रिप्लेस किया जाएगा डब्ल्यू से। तो यहाँ हमें मिल जाएगा इस तरह से रिप्लेस करने पर, जिसे हम कहेंगे, अभी मैं लिख देता हूँ, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एंड माइनस आर स्क्वायर, और इसको हम कलेक्टिवली लिखेंगे डी। इसे हम कलेक्टिवली लिख रहे हैं डी, मैं इसको काट के यहाँ डी लिख देता हूँ अब। तो इसे मैंने लिख दिया है डी, यहाँ पे भी कट कर देता हूँ इसे, ताकि आपको देखने में, समझने में परेशानी ना हो। तो ये मेरे पास रहा यू स्क्वायर, वी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर, और यहाँ से मैंने इसको कलेक्टिव लिख दिया, दैट इज डी इक्वल टू 0। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे गोले का व्यापक समीकरण है। स्टैंडर्ड इक्वेशन के बाद अब बारी आई है जनरल इक्वेशन ऑफ, तो ये हमारे पास है जनरल इक्वेशन, व्यापक समीकरण गोले का, जिसका जो सेंटर है वो हमेशा की तरह वही सेंटर, अभी पहले तो थोड़ी देर पहले था हमारे पास ए, बी और सी, हमारे पास सेंटर अभी भी वही है ए, बी और सी, और ए की वैल्यू है माइनस यू, दैट इज माइनस यू, माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। और जो हमारे पास रेडियस है वो है हमारे पास आर इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो ये हमारे पास सेंटर हो गई और ये हमारे पास त्रिज्या हो गई। तो हमारे पास कुल मिला के ये तीन समीकरण हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। अभी एक समीकरण हम और लिखेंगे। तो ये तीन समीकरण हम लिख चुके हैं। पहला समीकरण व्यापक समीकरण है, दूसरा समीकरण हमारा जो है वो मूल बिंदु से जाने वाला समीकरण है, और तीसरा समीकरण हमने लिखा जनरल समीकरण या व्यापक समीकरण। चलिए एक समीकरण हम और देखते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस पर बात करेंगे। अगला एक समीकरण हमारा, सपोज करो कि आपको इसके व्यास के सिरे दिए गए हों, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायामीटर गिवन है। बिल्कुल आपने सर्कल में भी पढ़ा था ये चीज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायामीटर मतलब व्यास के सिरे। तो अगर आपको इसके व्यास के सिरे दिए गए हैं किसी भी गोले के, तो एक गोला हम बनाते हैं पहले। गोला, यहाँ तो गोला दिखेगा नहीं, यहाँ तो सर्कल ही दिखेगा हमें। तो ये हमने बनाया एक स्फीयर, और ये इसका सेंटर, ये पॉइंट है हमारे पास x1 y1 z1,
ये पॉइंट है x2 y2 एंड z2, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो होगी डायमीटर, और डायमीटर का जो आधा है वो होगा रेडियस। ये आपको मैंने सर्कल में निकाल के दिखाई थी इक्वेशन, कि ये इक्वेशन कैसे आती है। यहाँ मैं आपके लिए सीधे सीधे लिख देता हूँ। तो यहाँ इसकी इक्वेशन होगी, अगर डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं तो इक्वेशन होगी x माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स टू प्लस y माइनस वाई वन एंड y माइनस वाई टू प्लस z माइनस जेड वन एंड z माइनस जेड टू इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास किसी भी गोले की, स्फीयर की इक्वेशन है, अगर हमें उसके डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों तो ये कुछ तीन चार इक्वेशन आपको याद रखनी है इसमें। तो इसमें आप सेंटर निकालने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए, सेंटर जो होता है ना वो मिड पॉइंट होता है। तो हम सेंटर अगर लिखेंगे तो सेंटर हमारा इसके अंदर हो जाएगा सेंटर x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, y1 प्लस वाई टू अपॉन टू एंड z1 प्लस जेड टू अपॉन टू। तो ये तो रहा हमारा सेंटर। और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होगी x1 y1 z1 की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी रेडियस। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर ले लूं, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है x माइनस थ्री एंड x माइनस टू प्लस y प्लस वन एंड y माइनस टू प्लस z माइनस थ्री एंड z प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये किसी भी स्फीयर की इक्वेशन है जिसके जो सेंटर हैं वो होंगे सेंटर। अगर हम बात करें तो सेंटर होगा हमारे पास x1 प्लस एक्स टू, x1 प्लस एक्स टू, y1 प्लस वाई टू एंड z1 प्लस जेड टू। सबसे पहले देखो मैं पॉइंट निकाल देता हूं इसके आपके लिए। सभी पॉइंट में लिख देता हूं। इसमें दो पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट्स। तो पहला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, दैट इज ए। तो x1 मतलब थ्री, y1 मतलब माइनस वन एंड z1 मतलब थ्री। दूसरा पॉइंट हुआ मेरे पास बी, बी हो जाएगा x2 दैट इज टू, और y2 ये भी हमारा टू, और z2 ये हुआ हमारे लिए सिक्स। तो देखो सर्कल की इक्वेशन, स्फीयर की इक्वेशन से किस तरह से मैंने x1 x2 x3 अलग अलग कर दिए। x1 ये हमारे लिए y1 और ये हमारे लिए z1, ये x2 y2 एंड z2, और ये सारे पॉइंट मैंने आपके सामने लिख दिए। अब अगर मुझे सेंटर बताना है इसका, तो सेंटर हो जाएगा सेंटर x1 प्लस एक्स टू, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव अपॉन टू, माइनस वन एंड टू, माइनस वन प्लस टू मीन्स वन, देन वन अपॉन टू एंड थ्री माइनस सिक्स मतलब माइनस थ्री अपॉन टू। तो ये तो रहा हमारा सेंटर। और अगर हमें रेडियस, त्रिज्या बतानी है, तो त्रिज्या हो जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी का आधा। तो इन दोनों के बीच की दूरी का हम आधा कर सकते हैं, मतलब ए बी निकाल लीजिए। ए बी का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिवाइडेड बाय टू, ये हो जाएगी हमारी रेडियस। तो इस तरह से हम रेडियस निकाल सकते हैं। इसको आप रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना है इसको। एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर मतलब थ्री माइनस टू वन स्क्वायर, माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू, ये रहा प्लस वन होल स्क्वायर एंड थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री मीन्स थ्री स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय टू। क्योंकि ए बी का हम लोग आधा करेंगे तो हमें यहाँ से इसकी त्रिज्या मिल जाएगी ए बी का डिस्टेंस निकालने के बाद। इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व इट। तो यहाँ से हमें सेंटर मिल चुके हैं, हमारी रेडियस मिल चुकी है। तो इस तरह से हम अपने गोले की इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। चलिए स्फीयर की इक्वेशन को हम और समझते हैं। देखो स्फीयर की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी थी ना हमने, वो थी हमारे पास एक्स माइनस ए स्क्वायर एंड y माइनस बी स्क्वायर एंड z माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ए बी सी हमारे सेंटर हैं और आर हमारी जो है वो रेडियस है। अब जरा इसको अगर आप गौर से देखें, सपोज करें ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है दैट इज x, ये y, और ये हमारे पास है z। ये है ओरिजिन, और ये जो मैंने एक्स वाई प्लेन कंप्लीट ये कर दिया। तो ये जो x है और ये आपका z है, तो ये वाला जो प्लेन है ना, ये हुआ आपका जेड एक्स प्लेन। और ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ये पीछे, ये है हमारे पास एक्स वाई प्लेन। और ये जो प्लेन आप देख रहे हैं दैट इज, ये हमारा प्लेन बनेगा यहाँ से, ये रहा हमारे पास
तो हमारे पास तीन अलग अलग प्लेन हो गए। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास वाई जेड प्लेन, और ये हमारे पास जेड एक्स प्लेन। अब अगर कोई स्फीयर यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज करें ये हमारे पास जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, यहाँ हमारे पास अगर कोई स्फीयर इस तरह से रखा हुआ है, आप ये थ्री डी में इमेजिन कीजिएगा। ये वाला जो स्फीयर है इसे हमने रख रखा है जेड एक्स प्लेन के अंदर। तो अगर कोई प्लेन जेड एक्स प्लेन में कोई स्फीयर या कोई भी गोला आपका जो जेड एक्स प्लेन में रखा हुआ है, वो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा जैसे आपने फुटबॉल रख रखी है वो जमीन पे। तो अगर यहाँ से ये कोई पॉइंट एयर में है, जैसे ये कोई पॉइंट एयर में है ए बी सी, अगर ये पॉइंट एयर में है और आपका जो फुटबॉल टाइप का कोई स्फीयर है, अगर वो यहाँ कहीं रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में, ध्यान रखना वाई जेड प्लेन से दूर है, एक्स वाई प्लेन से भी दूर है, और इसका जो सरफेस टच कर रहा है वो टच कर रहा है कहाँ पर, ये टच कर रहा है जेड एक्स प्लेन में। तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस आएगी, ओरिजिन मतलब यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो होगी ये। बाकी यहाँ से वाई जेड प्लेन से दूर है, जेड एक्स प्लेन से भी दूर है, आपकी फुटबॉल जमीन पे रखी हुई है जिस जमीन पे आप बैठे हैं, तो जो रेडियस हो जाएगी वो इस समय होगी बी के इक्वल। और इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं नंबर एक कंडीशन में कि अगर आपका प्लेन, इफ प्लेन जो है वो लाई करता है, रखा हुआ है इन जेड एक्स प्लेन, अगर जेड एक्स प्लेन में आपका रखा हुआ है, आपका जो स्फीयर है, नॉट प्लेन, आपका जो स्फीयर है, गोला आपका स्फीयर, अगर वो जेड एक्स प्लेन में रखा रखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये हो जाएगा एक्स माइनस ए स्क्वायर, वाई माइनस बी स्क्वायर एंड जेड माइनस सी स्क्वायर, और इसकी जो रेडियस होगी वो इस समय इक्वल किसकी होगी, बी स्क्वायर के, क्योंकि ये हमारी रेडियस हो जाएगी। इसी प्रकार से हम लिखेंगे एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, वाई माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये वाला जो प्लेन था ये हमारा रखा हुआ है दैट इज जेड एक्स प्लेन के अंदर। पहला वाला प्लेन हमारा जेड एक्स प्लेन में है, जबकि हमने रेडियस बी ले रखी है, ये हमारा जेड एक्स प्लेन है। ये वाला जो प्लेन है जिसमें हमने रेडियस ए ले रखी है, ये हमारा जो है वाई जेड प्लेन है। और ये x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये जो हमारा प्लेन बनेगा ये हमें बनेगा एक्स वाई प्लेन। ये प्लेन होगा हमारा एक्स वाई प्लेन, जिसकी जो रेडियस होगी वो होगी हमारी सी के इक्वल। मतलब आप एक्स वाई प्लेन में अगर कोई चीज रख रहे हैं तो उसकी रेडियस सी के इक्वल जाएगी। ये अलग अलग स्फीयर की इक्वेशन है, जबकि हमारे जो स्फीयर है वो कभी जेड एक्स प्लेन में होगा जैसे ये वाला है, ये वाई जेड प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लूं कि आपका कोई स्फीयर है, आपका कोई स्फीयर जो अलग सेंटर है उसका, यहाँ से मैं हटा के तीनों के लिए केस मैंने बना दिया इसलिए मैं इसे हटा रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था आपसे कि कोई आपका स्फीयर है ना, ये कोई आपका स्फीयर है जिसका सेंटर है 3 -2 एंड 5, और इस सेंटर के साथ आपका जो स्फीयर है वो लाई कर रहा है, आपका स्फीयर लाई कर रहा है, आपका जो स्फीयर है ये लाई कर रहा है कहाँ पर, ये लाई कर रहा है हमारे लिए सपोज करें एक्स वाई प्लेन में। मतलब ऑर्डिनरी जिस प्लेन में अपना बोर्ड टंगा हुआ रहता है ना, उस प्लेन में हम मान के चल रहे हैं कि आपका प्लेन ये लाई कर रहा है। अब अगर हमारा प्लेन यहाँ लाई कर रहा है तो हम इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसकी इक्वेशन होगी हमारे पास एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू होल स्क्वायर एंड जेड माइनस फाइव होल स्क्वायर। किस प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। अब अगर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है मतलब इस प्लेन में ये लाई कर रहा है, तो इस प्लेन में अगर ये स्थित है, हमारा गोला अगर एक्स वाई प्लेन को टच कर रहा है, छू रहा है, तो फिर इसकी जो रेडियस है ये हम जेड प्लेन की जेड एक्सेस की तरफ लेंगे। तो जेड एक्सेस के लिए वैल्यू कितनी है, 5, मतलब ये लिखा हुआ है एक्स माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी जेड माइनस सी, एक्स वाई प्लेन में है तो रेडियस लिखी जाएगी सी, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में और जेड एक्स प्लेन में अगर कोई प्लेन लाई करे तो उसे हम किस तरह से लिखते हैं। इसको प्लीज नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काम आएगी। देखिए अगली चीज हमारे पास, फिर इसी में हम प्लेन में और आगे बढ़ रहे हैं कि जैसे हमारे पास कोई प्लेन था, अब ये प्लेन हमारा इस तरह से रखा हुआ है कि ये तीनों, जो तीनों प्लेन होते हैं जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन, मतलब कोई फुटबॉल इस तरह से रखी हुई है कि वो आपके एक्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इन सभी को टच कर रही है। जैसे ये एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया,
तो हमारे लिए कोई फुटबॉल इस तरह से रखिए कि वो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और तीनों प्लेनों को टच कर रही है। तो इस केस में एक्स वाई प्लेन, जेड वाई तीनों को प्लेन को अगर कोई भी स्फीयर टच करेगा तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्योंकि उस केस में हमारी जो डिस्टेंस होगी ए, और वाई एक्सिस पर भी ए और जेड एक्सिस पर भी ए, ये तीनों की तीनों डिस्टेंसेस बराबर होंगी, और रेडियस जो होगी, रेडियस वो भी होगी ए। तो हम इक्वेशन लिखेंगे एक्स माइनस ए स्क्वायर, वाई माइनस ए स्क्वायर, जेड माइनस ए स्क्वायर। मतलब जैसे आपका कोई प्लेन है, अगर ये तीनों एक्सिस को टच करे, तीनों एक्सिस को टच करे, नॉट टच करे, तीनों एक्सिस नहीं कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे तीनों प्लेन को पे लाई करे। अगर आपका कोई भी जो स्फीयर है, ये अगर तीनों प्लेन पर अगर स्थित है, लाई करता है, तो उस केस में हमारी जो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू तीनों बराबर हो जाएगी, है ना भाई। चलिए, और इसमें हम देखें, जैसे अगर आपका कोई भी प्लेन है, जैसे ये प्लेन है हमारा, सपोज करो एक्स वाई प्लेन, या और कोई प्लेन ले लेता हूँ, जैसे ये हमारा प्लेन हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और ये हमारा कोई स्फीयर हो गया। अब अगर ये स्फीयर है और ये प्लेन है, और ये प्लेन से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्फीयर के सेंटर पॉइंट से, ये हमारे प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने कोई प्लेन लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 u x प्लस 2 v y एंड प्लस 2 w z प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसके जो सेंटर है हमारे पास, वो है u, यू, माइनस वी और माइनस डब्ल्यू, और इसकी जो रेडियस है स्फीयर की, वो है डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्लेन किसी स्फीयर को टच करे, अगर कोई समतल किसी गोले को टच करता है, टच, तो फिर जो रेडियस है ना, रेडियस जिसको कि हमने कितना माना है इसमें, डी, आर, जो रेडियस है आर, वो परपेंडिकुलर लेंथ पी के इक्वल होगी। और परपेंडिकुलर लेंथ मैंने आपको निकालना सिखाई थी प्लेन के अंदर, वो होती थी ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी वन। तो इसे हम यहाँ लिखेंगे ए एक्स वन, सेंटर है हमारे माइनस यू, इसका मतलब माइनस ए यू, ए एक्स वन माइनस बी वी और माइनस सी डब्ल्यू प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। किसी प्लेन को किसी गोले को टच करने की कंडीशन, अगर आर की वैल्यू, रेडियस जो है हमारी, ये लेंथ की इक्वल आ जाए, डी की इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि हमारी जो है ये प्लेन इस गोले को टच करेगा। आर इक्वल टू होनी चाहिए डी, और डी की वैल्यू हम निकालते हैं ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से हम इसे निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो सेंटर रखे गए हैं वो मैंने ए एक्स, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए पी का जो वैल्यू यूज, या डी या पी जो भी है, आप इसे यूज कर रहे हैं ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए एक्स वन बी वाई वन मतलब बी वी एंड सी माइनस डब्ल्यू और प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये डी है। और ये हमारा जो है वो लेंथ जिसे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली है, वो हमारी पी है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अगर किसी भी प्लेन को किसी स्फीयर से टच कराना है, तो ये उसकी कंडीशन होगी, है ना भाई। चलिए, और आगे देखते हैं हम इसमें। अब देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा कि सपोज करें ये हमारे पास कोई प्लेन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 u x प्लस 2 v y प्लस 2 w z प्लस डी इक्वल टू 0, और ये हमारा है कोई स्फीयर, ये हमारा कोई स्फीयर है जिसे कि हम गोला कह रहे हैं, और इस स्फीयर को किसी एक प्लेन ने कट किया। आप जरा ध्यान से समझिएगा, पुरानी सारी बातों को रिवाइज हम कर रहे हैं। ये किसी प्लेन को, मतलब किसी स्फीयर को किसी प्लेन ने कट किया बिल्कुल बीचों बीच से। तो जब किसी प्लेन को, कोई प्लेन जब किसी स्फीयर को, गोले को बिल्कुल बीचों बीच से कट करेगा,
जैसे किसी तरबूज को अगर हम बिल्कुल बीचों बीच से काट दें तो तरबूज बीचों बीच से काटने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। बिल्कुल बीचों बीच से कटने के बाद ये तरबूज कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, मतलब बीच में एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा इस तरह से। तो जब आप किसी भी स्फीयर मतलब किसी गोले को जब बिल्कुल मिडिल से, बीचों बीच से कट करते हैं, बिल्कुल बीचों बीच से, तो उस समय जो सर्कल बनता है ना बिल्कुल बीच में, जैसे आप किसी भी सपोज करें किसी नींबू को, किसी गोले को, या किसी फुटबॉल को, या आपने किसी तरबूज को बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया, तो उस समय जो बीचों बीच जो सर्कल बनता है, बीच में बनने वाला सर्कल, उसको हम वृहद वृत्त कहते हैं, और इंग्लिश में कहेंगे हम उसे ग्रेटर सर्कल। और इसका जो सेंटर होता है ये स्फीयर के सेंटर के इक्वल होता है, स्फीयर के सेंटर के इक्वल होगा। जैसे आप बीच में देख पा रहे हैं कि यही हमारे सर्कल जो बनेगा उसका सेंटर है, और यही हमारे जो है वो गोले का भी सेंटर है। जैसे आप इमेजिन कर लीजिए कि आपके पास कोई एक तरबूज है, आपने उस तरबूज को बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया, तो आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, इस सर्कल का सेंटर वही है जो स्फीयर का सेंटर है, और रेडियस मतलब त्रिज्या भी वही होगी जो स्फीयर की रेडियस है। जैसे किसी भी एक सर्कल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 3z -4 इक्वल टू 0, अगर ये कोई एक सर्कल है, मतलब कोई एक स्फीयर है, कोई एक गोला है, और इसको बीचों बीच से कट किया गया है, तो जो हमारा ग्रेटर सर्कल बनेगा, ग्रेटर सर्कल, उस ग्रेटर सर्कल का जो सेंटर होगा वो वही होगा जो हमारे स्फीयर का सेंटर है। और स्फीयर का सेंटर कितना है हमारा? स्फीयर का सेंटर है हमारा, इसका हाफ मतलब 4 साइन चेंज, इसका भी हाफ 3 साइन चेंज, इसका भी हाफ 3/2 साइन चेंज, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, यही ग्रेटर सर्कल का सेंटर है। और जो रेडियस होगी वो वही होगी जो हमारे स्फीयर की रेडियस है, दैट इज यू स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, और प्लस का ये डी मतलब 4। तो रेडियस बिल्कुल वही होगी जो कि हमारे स्फीयर की रेडियस है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि स्फीयर को अगर हम बिल्कुल बीचों बीच से कट करें तो जो सर्कल बनेगा उसे ग्रेटर सर्कल कहते हैं, वृहद वृत्त कहते हैं, और उसका जो रेडियस है और उसकी जो त्रिज्या है और उसका जो सेंटर है वो वही होता है जो गोले का होगा। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। अब देखिए अगली चीज पे हम जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सपोज करें कि अगर आपका जो सर्कल है वो बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, आपका सर्कल बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो देखिए उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सपोज करो ये कोई स्फीयर है और ये इसका सेंटर है, यहाँ पर ये हमारा प्लेन है। अब इस समय हमारा प्लेन हमारे स्फीयर को टच नहीं कर रहा, तो कट तो कर ही नहीं सकता है ना भाई। और दूसरा केस है हमारे पास कि हमारा जो प्लेन है ये हमारे स्फीयर को टच कर रहा है। और तीसरा जो केस है हमारे पास वो केस है कि हमारा जो प्लेन है वो हमारे स्फीयर को कट कर रहा है। तीन अलग अलग केस हैं हमारे पास। अब देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये तीन अलग अलग केस हमारे पास मौजूद हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस समय ये जो लेंथ है ये दैट इज पी, ये पी है। पी लेंथ फ्रॉम, ये दी गई है हमें फ्रॉम द परपेंडिकुलर लेंथ है सेंटर से, कहाँ से? सेंटर, सेंटर जो कि है -u -v और -w। और ये जो रेडियस है ये है रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। तो त्रिज्या जो है हमारी वो मैं एक अलग कलर से आपको मेंशन करके दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये त्रिज्या है। अब देखो यहाँ पर जो रेडियस है ना, ये रेडियस ये है, रेडियस है, ये आर है। तो जब हमारी पी की वैल्यू रेडियस आर की इक्वल होगी, रेडियस किसकी इक्वल होगी? आर की। यहाँ मैं आर एक्चुअली कैपिटल ले रहा हूँ क्योंकि स्मॉल आर अभी काम आएगी हमारे, इसलिए मैंने कैपिटल आर ले रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमारी जो रेडियस है ये कैपिटल आर है। तो जो हमारी पी की वैल्यू आर की इक्वल होगी, और पी क्या है? पी हमारा वही है ए, जैसे हमारे प्लेन की इक्वेशन है, ये हमारा समतल प्लेन, ये हमारा प्लेन हो गया ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0।
स्फीयर की इक्वेशन मैं लिख नहीं रहा हूँ, स्फीयर की इक्वेशन वही है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ux प्लस लिख दिए फिर मैंने 2 vy प्लस 2 wz प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ डी है तो यहाँ डी डैश कर देता हूँ। हाँ, तो ये क्या हुआ, आपकी इसकी इक्वेशन हो जाएगी प्लेन के डिस्टेंस, ये पी अब जो हम निकाल रहे हैं पी हो जाएगा ए यू माइनस के साथ ए x1 माइनस वी बी माइनस सी डब्ल्यू एंड प्लस डी डैश अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस रेडियस की इक्वल होगी, रेडियस मतलब किसकी, स्फीयर की, तो ये आर। इसका मतलब आपका जो प्लेन है और आपका जो स्फीयर है वो एक दूसरे को टच कर जाएंगे। और जब यही आर इस पी से, जब ये पी यहाँ कहीं आएगा इधर, ये बड़ी वाली लेंथ, तो जब आपकी इस P की वैल्यू R की वैल्यू से ज्यादा होगी तो आपका जो प्लेन है वो ना तो टच करेगा, नो टच एंड नो कट। और इंपॉर्टेंट केस जिसमें हमारा जो प्लेन है, हमारा प्लेन स्फीयर को कट कर जाए, कट क्या कर जाए, कट, ये थर्ड वाला केस, ये वाला कट कर जाए, इस तरह से कट कर जाए, तो उस केस में हमारी जो P की वैल्यू होगी, ये जो P आप देख रहे हैं रेड कलर से, ये P की वैल्यू ये R की वैल्यू से कम होगी। अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई त्रिज्या की लंबाई से कम है तो हमारा जो समतल है वो स्फीयर को, मतलब गोले को कट करेगा। और अगर गोले को कट करेगा तो इस तरह से हमें एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा। आप सपोज कर लीजिए कि आपने किसी नींबू को या किसी तरबूज को नीचे हल्का सा काट दिया है, तो इस तरह से एक सर्कल हमको नीचे बनता हुआ दिखेगा। इमेजिन कर लीजिए आप कि आपने किसी नींबू को अगर नीचे से थोड़ा सा काट दिया और आप उसके एक फेस को देख रहे हैं, तो इस तरह से ये सर्कल दिखेगा। इस सर्कल की जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना मैं स्मॉल आर यूज करूंगा, तो यहाँ यूज कर रहा हूँ स्मॉल आर। तो ये इसकी जो रेडियस है ये है स्मॉल आर। ये वाली जो लेंथ है ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और ये है आपकी कैपिटल आर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वहां जो स्मॉल सर्कल बनेगा, छोटा वाला जो सर्कल बनेगा, उसकी जो रेडियस होगी हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एन प्लस आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। ये वाली स्मॉल आर है, ये आपकी पी है, और ये आपकी कैपिटल आर है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि स्मॉल आर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस इक्वल होगी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की। इसी में वही केस जिसको अभी अभी हमने पीछे देखा था कि इफ, यदि, जब ये बिल्कुल बीचों बीच से कट करेगा, जब ये यहां से बिल्कुल बीचों बीच से कट करेगा, तो उस केस में होगा क्या, उस केस में ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है पी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्योंकि जब ये यहाँ बिल्कुल बीचों बीच से कट करेगा तो पी की वैल्यू खत्म, 0। और जैसी पी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस केस में हम लिख सकते हैं स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा आर इक्वल टू आर। और यही स्लाइड पे लिखा हुआ है कि जब बिल्कुल बीचों बीच से कट करेगा, तो बीचों बीच से कट करने पे जो सर्कल का जो रेडियस होगा वो स्फीयर की रेडियस के बराबर होगा। और आप देख सकते हैं ये आ रहा है आर इक्वल टू, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और सेंटर भी वही होगा। तो छोटे वाला जो सर्कल बनेगा ना, इस सर्कल की रेडियस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर एंड माइनस पी स्क्वायर। इसे याद रखना है, स्फीयर में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो अभी तक की पिछली जो स्लाइडें हैं आपकी, कल जो मैंने आपको एक सेशन लिया था और अभी तक का जो सेशन लिया था, उस सेशन में मैंने आपको लाइन, प्लेन और स्फीयर, इतना मैंने आपको कवर कराया है। अगर आप केवल इनको भी ढंग से पढ़ लेते हैं और साथ में मैं इससे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी अपन, तो आपके एनडीए में क्वेश्चंस लगभग लगभग सभी यहीं से आ जाएंगे। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन मैं अभी अभी ले रहा हूं, ये, तो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4x -6y एंड -8z -16 इक्वल टू 0, ये हमारे किसी स्फीयर की इक्वेशन है ना।
और इसके साथ में हम लिख ले रहे हैं एक प्लेन। ये हमारा एक प्लेन है। प्लेन की इक्वेशन है 2x+y प्लस z एंड प्लस 20 इक्वल टू 0। सपोज करो ये कोई प्लेन है। अब हमें ये बताना है कि हमारा जो स्फीयर है ये प्लेन को क्या कर रहा है। टच कर रहा है, कट कर रहा है, या नाइदर टच नॉर कट, मतलब ना तो टच कर रहा है ना कट कर रहा है, ये हमें बताना है ना। तो टच या कट की कंडीशन में जो भी बने ये हमें बताना है कि हमारा प्लेन या तो टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है। तो देखें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर P इक्वल टू R होगा तो ये टच करेगा, और अगर P इज ग्रेटर देन R होगा तो इसका मतलब है नो टच नो कट। और अगर P का वैल्यू R की वैल्यू से कम होगा, मतलब जो लेंथ और परपेंडिकुलर है अगर ये R से कम रहता है तो कट करेगा। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है अपने स्फीयर का, ये जो हमारा स्फीयर है इसका हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्फीयर का सेंटर क्या है। तो हमारे स्फीयर का सेंटर क्या है ये हम पता कर लेते हैं। तो हम जा रहे हैं अपने स्फीयर पे इसका सेंटर पता करने के लिए। स्फीयर थोड़ा सा अच्छा बना लिया जाए, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो ये बना एक स्फीयर जो देखने में अभी भी पहले जैसे दिख रहा है, लेकिन ठीक है आप तो समझ जाते हैं। तो ये रहा हमारा सेंटर 2, 3 एंड 4। ये रहा हमारा सेंटर 2, 3 एंड 4। और रेडियस, त्रिज्या, त्रिज्या जो कि होगी इसकी कैपिटल आर। तो सेंटर रहा हमारा 2, 3, 4, और इसकी जो त्रिज्या है दैट इज कैपिटल आर अंडर रूट A² प्लस B², मतलब ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 और प्लस 16, और इसके साथ में माइनस डी जो कि इसकी वैल्यू है माइनस के 16 तो प्लस का 16। तो देखो मिला के यहाँ से हमें आर मिल रही है 16 और 16 मतलब 16 16 32, 32 और 4 इसका मतलब 36 एंड 36, और ये 4 मिला के आपका अंडर रूट 45। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि आर की वैल्यू आ गई है 3√5। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब हुआ उस लंब की लंबाई जो हमारे समतल पर खींचा गया है। कहां से? केंद्र से। हो सकता है बराबर हो, या हो सकता है ज्यादा हो, या हो सकता है कम हो, हमें अभी क्लियर नहीं है इसलिए हमने इसको लिखा P। सो हम निकालने जा रहे हैं, देखो P इस समतल से यहाँ इस बिंदु 2, 3, 4 तक की दूरी। देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। समतल का समीकरण हमारे पास ये लिखा हुआ है 1, यहाँ भी लिखा है 1, यहाँ भी लिखा हुआ है 1। तो Ax1 मतलब 2, By1 मतलब 3 एंड Z1 मतलब 4 एंड प्लस ये 20, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट A² मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो हमें मिला के मिला 4 और 3 7 और 2 9 और 20 मिला के मिला 29, और अपॉन में मिला 16 और 4 20 और अंडर रूट 29। तो अंडर रूट 29 से ये 29 कट गए तो आपके पास बचा कुल मिला के अंडर रूट 29, और अंडर रूट 29 की जो वैल्यू होगी वो होगी लगभग 5 दशमलव कुछ, है ना भाई, 5 पॉइंट समथिंग। तो देखो यहाँ पे जो P की वैल्यू आ रही है ये आ रही है 5 पॉइंट कुछ समथिंग, और जो 3 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 रूट, मतलब ये आ रही है अंडर रूट 45। R की वैल्यू है अंडर रूट 45 और P की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 29। तो P की वैल्यू कितनी आई भाई? अंडर रूट 29। और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? अंडर रूट 45। अब देखो हमारे पास अगर पी की वैल्यू छोटी हो और आर की वैल्यू बड़ी हो, इसका मतलब ये जो स्फीयर है इसको कट करेगा। तो कट करेगा तो जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि अगर कट करता है, ये हमने देखा अगर पी की वैल्यू आर की वैल्यू से छोटी होती है तो कट करता है, और कट करता है तो हमें एक स्मॉल आर की वैल्यू मिलती है, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल आर माइनस पी का स्क्वायर। तो अब देखो कैपिटल आर की वैल्यू मैं आपको निकाल के दे रहा हूं। जैसे अभी अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू अपने पास आई अंडर रूट 45, पी की वैल्यू अपने पास आई अंडर रूट 29, अंडर रूट 29 ही है। हाँ, 20 और 4, 4 और 3 7 हो तो 9, 29 से 29 कैंसिल, यस अंडर रूट 29 जो 5 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ उसे, अंडर रूट 29 ही लिखा मैंने। अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन अपने पास बन चुकी है कि आर की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है। अब स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होती है? स्मॉल आर की वैल्यू होती है अंडर रूट
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहां से अपने को मिल जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर मतलब 45, 45 का स्क्वायर से अंडर रूट हटा दिया और ये 29। अब 45 में से अगर 29 को घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा, आपका कितना बचेगा 6, और एक अपन इसको वापस कर देते हैं तो 4 में से ही आपका ये 3 जाएगा तो बचेगा 1। तो हम लिख सकते हैं 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 में से जब आप 29 को घटाएंगे तो 16 आएगा। फिर भी आप इसे एक बार चेक जरूर कर लेना, प्लीज चेक इट, क्योंकि कैलकुलेशन मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ी सी। सो आर इक्वल टू मेरे पास आएगा 45 माइनस 29 इक्वल टू 16, 16 से आ जाएगा 4। तो हमें जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस मिल रही है 4। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी प्रकार से अगर सपोज करें कि इसी में पी की वैल्यू अगर आर से बड़ी आई होती तो हम कहते हैं नो कट एंड नो टच। और अगर पी की वैल्यू आर की वैल्यू के बराबर आई होती तो हम ये कहते हैं कि हमारा सर्कल जो है, हमारा स्फीयर जो है, स्फीयर, हमारा स्फीयर प्लेन को टच करेगा। लेकिन अभी अभी हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो कम आई है, तो हम कह सकते हैं कि पी की वैल्यू चूंकि कम थी आर की वैल्यू से तो हमारे प्लेन ने कट किया, और कट किया तो स्मॉल आर की वैल्यू आई हमारे पास 4। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं जल्दी जल्दी, है ना। एक क्वेश्चन हम जैसे ये है हमारे पास कि आपके पास ये कोई भी एक सर्कल या कोई भी एक स्फीयर है, नॉट सर्कल, एक स्फीयर है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिन है 0 0 और 0। तो अगर हमारा कोई भी स्फीयर जो 0 0 0, ये पॉइंट हमारा A0 0, ये वाला पॉइंट है हमारा 0 B 0, और ये वाला पॉइंट है हमारा 0 0 C, ये तीन हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं। इनमें से चारों पॉइंट्स होकर अगर हमारा सर्कल पास हो तो आप इसको जस्ट इमेजिन ही कर सकते हैं कि हमारा सर्कल इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और पीछे इस पॉइंट से निकलते हुए पास हो रहा है, साथ में ये इस 0 0 से भी पास हो रहा है। तो हमारे पास चार पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट 0 0 0, दूसरा पॉइंट हमारे पास A0 0, तीसरा पॉइंट हमारे पास 0 B 0, और चौथा पॉइंट है 0 0 C। इनमें से अगर आपको ये चारों पॉइंट दिए जाए साथ साथ में, इसमें कभी कभी क्या हो सकता है कि इनमें से एक पॉइंट गायब करके आपके लिए ये वाला पॉइंट प्रोवाइड कराया जा सकता है, जिसे मैं यहां लिख रहा हूं अलग कलर से, जिसे आपको पता रहे कि ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी हो सकता है A B और C। इनमें से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और ये फिफ्थ पॉइंट, कम से कम चार पॉइंट के पास होना आपके जरूरी है। ये चार पॉइंट अगर आपको दे दिए जाएं तो इन चार पॉइंटों से जाने वाली जो स्फीयर की इक्वेशन होती है, इसे आप याद रखेंगे। ये स्फीयर की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस BY माइनस CZ इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। जब भी आपको चारों पॉइंट इस फॉर्म में दिए जाएं, जैसे मैंने लिख के दिया आपको 0 0 0, A0 0 0 0 B, तो ये इन चारों पॉइंट से जाने वाले सर्कल स्फीयर की मतलब गोले का समीकरण होता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। चलिए आइए, अब मैंने आपको 3D के अंदर लाइन बतानी है। तो मैंने प्लेन आपको बता दिया, स्फीयर आपको बता दिया। चलिए शुरू करते हैं 3D के अंदर लाइन, जिसका मैं थोड़ा सा हिंट आपको जब मैंने प्लेन शुरू किया था ना उस समय मैंने दिया था, क्योंकि जरूरत थी। अब हम पूरी तरह से लाइन में आ रहे हैं। तो लाइन में सबसे पहले हमें लिखना है इसका वन पॉइंट फॉर्म, जैसे कि हम सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं, दैट इज वन पॉइंट फॉर्म। कुछ क्लासेस में मैं बता के आया हूं। तो वन पॉइंट फॉर्म में क्या है कि जैसे ये आपकी कोई लाइन है, और ये जो लाइन है इसकी डायरेक्शन रेशियो ABC। डायरेक्शन रेशियो का मतलब दिग अनुपात, या दिक्कौजा भी दे सकते हैं, LMN। और हमारी कोई दूसरी लाइन है जो इसके समांतर है और बिंदु x1 y1 और z1 से होके जा रही है। तो ये जिस लाइन के हमें दिग अनुपात पता है ये ABC हैं, और जिसके हमें निकालने हैं उसकी हमें पॉइंट पता है कि बिंदु x1 y1 z1 से जा रही है। तो हम पे रेखा का समीकरण लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन A बराबर y माइनस y1 अपॉन B बराबर z माइनस z1 अपॉन C बराबर कुछ भी अल्फा बीटा गामा ले सकते हैं। मैं यहाँ भी समय लैम्डा ले रहा हूँ। इसे हम रेखा का एक बिंदु रूप के नाम से जानते हैं। ये हमारी रेखा का एक बिंदु रूप है, जिसको हम रेखा का सममित रूप भी कहते हैं। ये रेखा का सममित अर्थात सिमेट्रिक फॉर्म है। ये रेखा का सममित रूप है, सिमेट्रिक फॉर्म है ना भाई। अब इसमें देखिए, सपोज करें, जैसे मान के चलिए कि अगर आपको एक बिंदु ना देके दो बिंदु दे दिए जाएं, ये रहा हमारे पास दो बिंदु,
ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, तो ये बिंदु हो गया हमारे पास x1 y1 z1, और ये बिंदु हो गया हमारे पास x2 y2 और z2। अब हमें क्या हुआ कि जब हमें दो बिंदु दे दिए जाएंगे तो अब हमें दिग अनुपात की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हमें मालूम है कि अगर दो बिंदु हमें दे दिए जाए तो हम a का वैल्यू इस तरह से निकालते हैं, a इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड b इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड c इक्वल टू z2 माइनस z1। तो इस प्रकार से हम अपनी रेखा का समीकरण यहां लिख सकते हैं कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, और लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 एंड z2 माइनस z1 इक्वल टू लेमडा। ये हमारी रेखा का दो बिंदु रूप है, ये रेखा का दो बिंदु रूप है, इसे हम 2 पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये रेखा के दोनों समीकरण आपको क्लियर हो गए। अभी थोड़ी देर पहले कल के सेशन में भी मैंने ये दोनों समीकरण आपको बताए थे। ये रेखा का सममित रूप कहलाता है, ये रेखा का सममित, दोनों रेखा के सममित रूप है। ये एक बिंदु रूप है, ये दो बिंदु रूप है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने कि अगर आपको कोई भी दो प्लेन एक साथ दे दिए जाएं, जैसे ये दो प्लेन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू प्लस d2 इक्वल टू 0। ये दोनों भी लाइन के ही इक्वेशन हैं, ये भी रेखा के समीकरण हैं। अगर दो प्लेन एक साथ दे दिए जाएं तो वो रेखा के समीकरण होते हैं, क्योंकि जब भी दो प्लेन एक दूसरे को कट करेंगे हमेशा एक रेखा बनेगी। आप अपनी बुक को देख सकते हैं, एक बुक में दो प्लेन होंगे आपके पास और दोनों प्लेनों से कट करके एक रेखा बन रही होगी। बिल्कुल बीचों बीच से जो जा रही है वो एक लाइन होगी। जिस तरह से कुछ ये आपके पास आपकी बुक, ये बुक के पेज इस तरह से, और बीच में से ये लाइन जा रही है, ये आपकी लाइन है, ये आपके दो पेज हैं बुक के। तो जब भी दो प्लेन टकराएंगे हमेशा एक रेखा लाइन बनेगी। इसको हम रेखा का असममित रूप कहते हैं, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म इसे हम कहते हैं, लाइन का नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म, रेखा का असममित रूप। ठीक है भाई, अब देखो इसमें आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें, कल के सेशन में मैंने आपको बताया था, जो अभी हम एंगल पढ़ रहे थे दो लाइन के बीच में, दो प्लेन के बीच में, एक लाइन और एक प्लेन के बीच में हमने जो एंगल पढ़े थे, वो हमने पढ़ा था कि जब भी एक लाइन और एक प्लेन लिया जाएगा तो उनके बीच में एंगल आता है ना भाई। सो ये रहा आपकी एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। ये हमारे दो प्लेन हैं, ये दो प्लेन के बीच का एंगल था और लाइन के बीच का एंगल था, ये हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था। चलिए मैं इसको एक बार और क्लियर कर दूं आपको, कि अगर हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास कोई लाइन है, दैट इज x माइनस x1 अपॉन a एंड y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लेमडा, और साथ साथ हमारे पास एक प्लेन है ax by प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब चूंकि यहाँ मैं अपनी लाइन में ऑलरेडी ए यूज कर चुका हूं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए डैश बी डैश सी डैश। अब देखो अगर ये एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल पूछा जाता है तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि ये हमारे पास कोई प्लेन है और ये हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है, और लाइन और प्लेन के बीच में एंगल है थीटा। लेकिन हमें पता है कि प्लेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेन का नॉर्मल होता है जो कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए ये वाला जो एंगल आएगा ये आ जाएगा फिर 90 माइनस थीटा। ये मैं कल की स्लाइड में भी आपको बता दिया था, तो इसका मतलब मैं सीधे सीधे एंगल लिख रहा हूँ। तो एंगल होता है एक लाइन और प्लेन के बीच में साइन थीटा इक्वल टू ए डैश बी बी डैश सी सी डैश अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड अंडर रूट ए डैश स्क्वायर बी डैश स्क्वायर प्लस सी डैश स्क्वायर। आज इसको डबल लिखने का क्या फायदा, क्योंकि हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी दो लाइन, मतलब एक लाइन और एक प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होगा। तो जब भी एक लाइन और एक प्लेन, एक लाइन और आपका प्लेन अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच की कंडीशन होगी आपके लिए लाइन और प्लेन। देखिए ये आपका प्लेन है, ये आपकी लाइन है,
तो लाइन और प्लेन जब भी परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब हुआ कि प्लेन का जो नॉर्मल है ये पैरेलल हो जाएगा। तो कंडीशन बनेगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, है ना भाई। और अगर आपकी लाइन और आपका प्लेन अगर ये पैरेलल हैं, ये प्लेन है, ये लाइन है, तो लाइन का जो प्लेन का जो नॉर्मल होगा, प्लेन का नॉर्मल मतलब अभिलंब। तो आपकी लाइन, ये वाली लाइन और प्लेन का नॉर्मल ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है a1/a2 प्लस b1/b2 प्लस c1/c2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारे बहुत काम आएगी। आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी प्लेन, जब भी कोई लाइन, एनी लाइन जब किसी प्लेन में लाई करती है, जब कोई लाइन, कोई रेखा किसी समतल में स्थित होगी, किसी समतल में स्थित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई आपका समतल हुआ, ये आपका कोई समतल है और ये कोई लाइन है। तो देखिए, जब किसी समतल में कोई रेखा स्थित होगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर बनाएगी। तब ये कंडीशन हमको अप्लाई करनी है। समझ में आया भी। जब भी कोई लाइन किसी भी समतल में स्थित हो, किसी प्लेन में अगर लाई करे, तो उसकी कंडीशन होगी a1/a2 प्लस b1/b2 प्लस c1/c2 इक्वल टू 0। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है लाइन के केस में। ठीक है भाई, चलें आगे देखते हैं इस चीज को कैसे, जरा देखें इधर। सपोज करें कि आपसे कहा गया कि आपके पास ये एक प्लेन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो हमारे पास एक प्लेन लिखा हुआ है, ये लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस के इक्वल टू 0। और आपसे कहा गया कि आपका ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, हमारी ये जो लाइन है x-3/4 इक्वल टू y-1 3 एंड z+2/5 इक्वल टू लैम्डा। आपकी ये वाली लाइन, जो अभी लाइन गिवन है, ये आपके इस वाले प्लेन में लाई करती है। इसका मतलब आपकी लाइन आपके प्लेन में स्थित है। तो के का वैल्यू हमें बताना है। अब देखो, ये अगर हमारा कोई प्लेन है, सपोज करो हमारा ये कोई प्लेन है और ये हमारी कोई लाइन है, तो अगर हमारी लाइन इसी प्लेन में है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो फिर हमारी जो लाइन जिस पॉइंट से पास होके जा रही है उसी पॉइंट से हमारा प्लेन भी पास होगा। क्योंकि हमारी लाइन कहाँ है, हमारी लाइन इस प्लेन में है। तो हमारा जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, हमारी जो लाइन है वो पास हो रही है 3 से, 1 से और -2 से। इसका मतलब आपकी जो लाइन है वो पास हो रही है, तो हमारी जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है, हमारी लाइन पास हो रही है x के लिए 3, x के लिए 3 और x के लिए 3, y के लिए 1 और z के लिए -2 से पास हो रही है। इसका मतलब चलिए ये तो ठीक है कि हाँ, हमारी लाइन अगर इस पॉइंट से पास हो रही है तो हमारा प्लेन भी इसी पॉइंट से पास होगा। लेकिन क्या हमारी ये जो लाइन है, क्या वाकई में इस प्लेन में लाइक कर भी रही है या नहीं कर रही, तो इसके लिए दो चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहली बात, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसी पॉइंट से आपका प्लेन भी पास होना जरूरी है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लाइन और प्लेन का नॉर्मल ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो चेक करते हैं पहले हमारा लाइन और प्लेन का परपेंडिकुलर ये है भी या नहीं। तो देखिए, हमारी लाइन के जो डायरेक्शन रेशो है, लाइन के डायरेक्शन रेशो dr, ये है 4, 3 और 5। और हमारा जो प्लेन है, प्लेन मतलब समतल, इसके जो डायरेक्शन रेशियो मतलब दिग अनुपात है वो है 2, 3 और 6। अब देखें, अगर ये लाइन और प्लेन, अगर हमारी लाइन इस प्लेन में स्थित है, तो फिर a1/a2 प्लस b1/b2 प्लस c1/c2 0 आना ही चाहिए। अगर आएंगे तभी हम कह सकते हैं कि हमारी लाइन इस प्लेन में स्थित है, अदरवाइज नहीं। अब देखिए, चेक करते हैं, 4 दूना 8, ये 3 3 जा 9,
और ये 5 6 30, मतलब मिला के हुआ आपका ये 30। तो आप देख सकते हैं विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कैसे भी करके जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला प्लेन, हमारी इस लाइन, मतलब ये जो लाइन है हमारी, ये इस प्लेन में लाई नहीं करती, स्थित नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई लाइन हो जो इस तरह से प्लेन से पास होके जा रही हो, तो जो ये पॉइंट है ये लाइन में भी हो जाएगा और प्लेन में भी हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास होके इस प्लेन से पास होके जा रही है, तो हम इस के की वैल्यू निकाल सकते हैं। के की वैल्यू निकालने के लिए इस पॉइंट को हम यहाँ रख देंगे, ये हमें मिल जाएगा 3। एक्स के लिए रख रहा हूं मैं 3, तो ये मिल जाएगा 6। वाई के लिए रख रहा हूं 1, तो ये मिल जाएगा आपको 3। और जेड के लिए रख रहा हूं -2, तो ये -12। और माइनस के इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा प्लेन, हमारी जो लाइन है वो इस प्लेन से होके जा रही है, तो दोनों पॉइंट कॉमन हो जाएंगे। तो 6 और 3 9, 9 में से 12 गया, बचेगा आपका -3। तो आपको मिलेगा माइनस के इक्वल टू, उधर जाके प्लस का 3, सो के इक्वल टू -3, अगर ये वाली लाइन इस प्लेन से होके जा रही है तो। किंतु a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। इसका साफ साफ मतलब है कि हमारी लाइन हमारे इस प्लेन में स्थित नहीं है, लाई नहीं कर रही, बल्कि प्लेन में से होके जा रही होगी कुछ इस तरह से। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है ना। इस पॉइंट को एक बार डिटेल में और डिस्कस करूं, जैसे सपोज करें कि ये आपका कोई भी बुक है, बुक, ये आपकी बुक है जो आपने इस तरह से खोल रखी है। तो ये बुक का पहला पेज है, ये बुक का दूसरा पेज है। अब देखो, जब भी आप कोई अपनी बुक खोलेंगे तो इसमें से एक बीच में से आपको लाइन दिखेगी इस तरह से। जैसे ये आपकी कोई बुक है जिसे आपने इस तरह खोल रखा है, तो देखो ये मैंने एक आपकी बुक बनाने का प्रयास किया है। ये बुक का पेज जिसे आपने खोला है, बुक समझ लीजिए, लैपटॉप समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ सकते हैं इसे। अब देखो, इसमें से ये बीच में से ये लाइन जा रही है, ये इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो देखो, अगर ये लाइन बीच में से जा रही है तो हमारे प्लेन का जो नॉर्मल है, प्लेन मतलब ये पहला वाला प्लेन, ये वाला, इसका नॉर्मल मतलब सीधी एक परपेंडिकुलर लाइन। सीधी परपेंडिकुलर लाइन मतलब ऐसी कोई लाइन होगी जो सीधा परपेंडिकुलर हो, है ना भाई। तो देखो, नॉर्मल के साथ इसका एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का। और अगर ये वाला प्लेन है तो इसके लिए भी ये वाली लाइन जो इस पर सीधी सीधी परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर हो गई इसके साथ में। इसका मतलब अगर आप देख पा रहे हो तो आपके कोई भी बुक या कोई भी दीवार जो इस तरह से होती है, ये आपकी दो दीवारें हैं, तो दो दीवारों के बीच में ये एक सीधी लाइन बनती है। तो ये जो लाइन होती है ना, लाइन जो दो बुक के बीच में आ रही है, ये दोनों सरफेस पर लंबवत होती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है दोनों पर। इसका मतलब दोनों के साथ इसके लिए हम कंडीशन लगा सकते हैं, कौन सी वाली, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन लगाई जा सकती है। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.